नमस्कार दोस्तों। सच है ना, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ मांगना है तो खुद से मांगना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो सारी पावर्स हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। बस ज़रूरत है तो ये है कि आप बिना किसी संदेह के स्वयं से मांगिए, बिना किसी अविश्वास के स्वयं से आप मांगिए। मगर अफसोस, विडंबना है यही सबसे बड़ी कि हमें स्वयं पे विश्वास नहीं होता। हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं नहीं भाई, मेरे से तो नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा भाई, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। और हो भी वैसा ही जाता है, जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो जाता है। आप पहले ही प्रीजुडिस कर लिया कि आपसे नहीं होगा, तो सचमुच नहीं होता है। लेकिन वहीं जिन्हें जिद होता है, जिन्हें जुनून होता है कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, और होता भी है। देखो, यही बेसिक डिफरेंस है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि हम सभी के पास हमारा अलादीन का चिराग है, हम सभी के पास है, जिसमें से जो असीमित पावर्स वाला जो हमारा जिन्न है, सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको कुछ भी करने में सक्षम बना सकता है। बस ज़रूरत है कि उस जिन्न को आप अपने कंट्रोल में करिए, उस जिन्न को इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, तो अब स्वयं के ऊपर संदेह करना छोड़िए और कॉन्फिडेंट बनिए और खुद से जो आप चाहते हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए डिमांड करिए। देखिए, आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपके उस चाहत को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, चलो, ये आपके लिए आज की सीख थी, वैचारिक खुराक थी। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, रिस्पायरेशन का लिंक रिएक्शन। ठीक है, देखिए पिछले टर्न पे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है। अभी तक हम लोगों ने ब्रीदिंग इन प्लांट्स पढ़ लिया। देखिए, ब्रीदिंग इन प्लांट्स पहले लेक्चर में, ठीक है, हम लोगों ने ब्रीदिंग इन प्लांट्स पढ़ लिया। ठीक, सेलुलर रिस्पायरेशन में पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, और तीसरे लेक्चर में मैंने जो वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ लिया? ग्लाइकोलिसिस। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए लिंक रिएक्शन को या गेटवे रिएक्शन को पहले कनेक्ट करते हैं कि भाई ये लिंक रिएक्शन है क्या। ठीक, फिर उसको हम लोग आगे ब्रीफ करेंगे। चलो देखो, आप वो वाला चार्ट देखो, ये वाला चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, फिर से एक बार देख लो कि ये देखो, कार्बोहाइड्रेट एज ए फूड हमने मान लो लिया। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट जो फूड हमने खाया उसको हम क्या करेंगे? उसका ब्रेक डाउन करेंगे उसके मोनोमेरिक फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्सर फॉर्म ऑफ फूड इनटू देयर मोनोमेरिक फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया भाई? ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ठीक है, यानी यही ग्लूकोज जो है, यही ग्लूकोज मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ फूड बिहेव करता है एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। क्या करता है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का काम करता है। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो उस ऑक्सीडेशन में जो पहला स्टेप होता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो चलिए इसके आगे हम लोग इसको करेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। अब इसके आगे देखिए, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन के बाद, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन के बाद क्या होता है कि आपका ये पायरुविक एसिड जब एनएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तब जो ऑक्सीडेशन होता है
वो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और जब फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो देखिए क्या होगा भाई, जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर होगा तो आपका एंड प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इथिल अल्कोहल देखो, इथेनॉल जो बना ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ, ठीक। और जो एनर्जी भी निकलेगी वो एनर्जी भी बड़ी कम निकलती है, सिर्फ 52 किलो कैलोरी, जो सिर्फ 2 ATP बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात। वहीं दूसरी तरफ है एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस जो बना वो पायरिक एसिड कन्वर्ट होता है पहले लिंक रिएक्शन में एसिटिल कोए में, यानी 2 मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड है 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है। और यही एसिटिल कोए में कन्वर्जन क्या कहलाता है? लिंक रिएक्शन कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये पायरुविक एसिड को एसिटिल कोए में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ज़रूरत ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल होता है, उस क्रेब्स साइकिल में ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पायरुविक एसिड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता है। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल होगा तो आपका एसिटिल कोए इस्तेमाल होगा क्रेब्स साइकिल में। इसीलिए पायरुविक एसिड को पहले एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए हम इसे लिंक रिएक्शन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं लिंक रिएक्शन? क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है भाई, ये आपका इस पायरुविक एसिड यानी ग्लाइकोलिसिस, जो पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलिसिस से, तो ये क्या कर रहा है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी अगर ये लिंक रिएक्शन ना हो तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये लिंक रिएक्शन देखो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। जबकि ये क्रेब्स साइकिल भी कहाँ होता है? ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। क्लियर है? और फाइनली एरोबिक रिस्पायरेशन में एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होके लगभग 686 किलो कैलोरी के बराबर एनर्जी रिलीज़ करता है। और वो जो 686 किलो कैलोरी है एनर्जी, उस एनर्जी को जब हम ATP में कन्वर्ट करते हैं तो 36 ATP या 38 ATP का प्रोडक्शन होता है, या 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यही हमको ब्रीफ करना है। देखो क्या हमें ब्रीफ करना है भाई? ये लिंक रिएक्शन। किसे हमें पढ़ना है? लिंक रिएक्शन को। तो चलिए लिंक रिएक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि लिंक रिएक्शन में क्या होता है, ठीक। अब थोड़ा लोकेशन वाइज देख लें। अभी जो हमने बात की थी उसी को यहाँ ब्रीफ किया गया है और कुछ नई चीज़ नहीं है, देखो, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, जो हमने बात की थी वही चीज़ यहाँ है। देखो मैंने बताया था ना कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी है। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है भाई? ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका इसका सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो आपका लिंक रिएक्शन है देखो कहाँ हो रहा है? मैट्रिक्स रीजन में। ये देखो मैट्रिक्स रीजन है, ये जो है ये मैट्रिक्स रीजन है। और इसी मैट्रिक्स रीजन में क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स रीजन में हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये आपका देखो यहाँ क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल है वहाँ हो रहा है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब थोड़ा इसको और ब्रीफ करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग साइट ऑफ, आप कह सकते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइट ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी बात करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, दैट इज साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन और साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं सिर्फ इसको
डिटेल कर रहा हूँ, जिससे आप पूरी कहानी को एक बार फिर से क्या करें भाई, कनेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए दोबारा देख लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन हम माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, ये देखो, एक ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन आपका। ठीक, देखो ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, अब दूसरा ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया भाई आपका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग बना रहा है, इसी इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रिस्टी भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी भी कहते हैं। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस है, ये वाला पोर्शन देखो, ये स्पेस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है, इसे हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जगह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है। और ये जो आप देख रहे हो क्रिस्टी, इस क्रिस्टी में देखो इस बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे धंसे हुए हैं, देखो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। तो ये जो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए आप, ये जो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्रिस्टी मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं, इस बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर में जो बेस वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं F0 पार्टिकल, और ये जो बोल्ट लाइक बाहर वाला निकला हुआ है मैट्रिक्स रीजन में देखो, उसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। और ये F0 और F1 पार्टिकल दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं भाई, दोनों को बोलते हैं ऑक्सीसोम या ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, यानी वो जगह जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होती है। क्लियर है इतना बात। तो देखो मैंने ये जो F1 F0 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम है, ये सिर्फ गिन के 1 2 3 बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ही है, ऐसे हजारों लाखों की संख्या में क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे ये ATP सिंथेटेज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात एक और इंटरेस्टिंग समझो कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, इसके पास अपना खुद का सर्कुलर DNA पाया जाता है। ये देखो खुद का सर्कुलर DNA, यहाँ पे खुद का सर्कुलर DNA जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और खुद का राइबोसोम भी पाया जाता है। तो चूंकि इसके पास खुद का सर्कुलर DNA और खुद का राइबोसोम भी है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, या इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट बोलते हैं, प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कुलर DNA और 70S राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है। ठीक है, जबकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में पाया जाता है, ये पाया जाता है यूकैरियोट सेल में। किस में पाया जाता है, यूकैरियोट सेल के अंदर पाया जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट कहते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका साइट ऑफ रेस्पायरेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बात करेंगे लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन की। ठीक है, तो अब लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन, जैसे कि आपको मालूम है कि लिंक रिएक्शन क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम इसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, गेटवे रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें पॉइंट में जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। इफ़ रिस्पायरेशन इज़ एरोबिक, अब ये लिंक रिएक्शन सिर्फ तब होता है जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ध्यान रहे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कोई लिंक रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ही क्रेब्स साइकिल होता है, और क्रेब्स साइकिल में पायरुविक एसिड को यूज़ करने के लिए उसको पहले एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना होता है। और एसिटिल कोए में कन्वर्ट करते हैं हम किससे, हम करते हैं आपका लिंक रिएक्शन से। किससे करते हैं, हम करते हैं लिंक रिएक्शन से। ठीक है, चलिए तो जल्दी से इसको हम लोग ब्रीफ करते हैं। कहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, इफ रिस्पायरेशन इज एरोबिक देन पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड अंडरगोज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन होता है तभी एसिटिल को ए बनता है। ठीक है, तो अंडरगोज एसिटाइलेशन
बाई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और साथ में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एज ए आउटपुट, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है? तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 इज फॉर्म्ड, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यानी लिंक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना बात? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, टू फॉर्म 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल CoA और एक्टिवेटेड एसिटिक एसिड, यानी जो पायरुविक एसिड था वो पायरुविक एसिड, ये देखो ये जो पायरुविक एसिड था ये पायरुविक एसिड एसिटाइलेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटिल CoA में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर है? तो इसी चीज़ को देखिए आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए आगे। ये देखिए आपका ये लिंक रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, बड़े सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल CoA में देखो चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो रहा है, एसिटिल CoA में चेंज हो जा रहा है। और ये एसिटिल CoA क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। तो सोचो 3 कार्बन कंपाउंड से 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पायरुविक एसिड का है मतलब कुल यहाँ 6 कार्बन इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ रिकवर हो रहा है एसिटिल CoA जो बन रहा है, इसमें 2 मॉलिक्यूल इसका बन रहा है, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यानी टोटल कितना कार्बन रिकवर हो रहा है, 4 कार्बन रिकवर हो रहा है। यानी 6 कार्बन यूज होके 4 कार्बन आपका रिकवर हो गया। तो 2 कार्बन देखो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस प्रोसेस में लिंक रिएक्शन के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है कि 2 मॉलिक्यूल जो NAD का है, 2 मॉलिक्यूल जो NAD का है, ये NAD रिड्यूस होके बना लेता है 2NADH2, यानी रिड्यूस्ड NAD बना लेता है। यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। क्लियर है? और ये प्रोसेस जो पूरा हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में होता है। और ये जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो मिनरल की ज़रूरत होती है वो मैग्नीशियम +2 आयन। यानी आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस में भी मोस्ट ऑफ द एंजाइम में मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर काम कर रहा था, और यहाँ देखो लिंक रिएक्शन में भी आपका मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर काम कर रहा है। क्लियर है? यानी लिंक रिएक्शन में भी मैग्नीशियम +2 आयन की रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। अब एक और बात थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ देखो दिख रहा है आपको कि अब चाहे ग्लूकोज हो, भाई यहाँ कार्बोहाइड्रेट था तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज डाइजेशन के बाद बना था, तो चाहे ग्लूकोज हो और चाहे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपका फैट है, भाई फैट भी तो हम एज ए फूड खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। तो अगर फैट भी है तो उसको भी अगर क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होना तो फैट भी पहले एसिटिल CoA में कन्वर्ट होगा। मान लो फैट के अलावा अगर प्रोटीन ही है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पायरेशन याद करो, 2 तरह का होता है रिस्पायरेशन ना, फ्लोटिंग रिस्पायरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग रिस्पायरेशन मतलब जहाँ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो, या तो कार्बोहाइड्रेट या तो फैट, ठीक, जो मेन एनर्जी फूड है। कभी कभी जब फैट और कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है तो शरीर हमारा प्रोटीन को यूज़ करता है एज ए रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इन केस ऑफ स्टारवेशन, और आप कह सकते हैं भुखमरी की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में जब प्रोटीन हो आपका रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये प्रोटीन को भी आपको देखो एसिटिल CoA में ही कन्वर्ट करना पड़ रहा है, इसको भी एसिटिल CoA में ही कन्वर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर है? तब बात समझ में आ गया। यानी आपका फूड चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, आपका फूड क्या हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका फूड फैट हो, चाहे आपका फूड प्रोटीन हो,
इन तीनों को अगर आपको क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल करना है तो कार्बोहाइड्रेट को भी एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैट को भी एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोटीन को भी एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसिटिल कोए ही वो कंपाउंड है जो इस्तेमाल हो सकता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। किसमें, क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, यानी ये जो पायरुविक एसिड बना था, ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसीलिए मजबूरी है कि इस पायरुविक एसिड को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिटिल कोए में। ठीक है, इसीलिए चूँकि ग्लाइकोलिसिस और इस क्रेब्स साइकिल को ये रिएक्शन जोड़ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं भाई, लिंक रिएक्शन। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। तो इतनी चीज़ आप याद कर लीजिए। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं इस लिंक रिएक्शन में। ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, देखो यहाँ पे ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, डीकार्बोक्सिलेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एसोसिएटेड विद, सब में काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। ठीक है, एसोसिएटेड विद मैग्नीशियम +2 आयन, लिपोइक एसिड एंड थियामीन पायरोफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TPP कहते हैं। ठीक है, यानी जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की ही प्रेजेंस में तो आपका लिंक रिएक्शन हो रहा है, पायरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके दौरान क्या होता है भाई कि आपका जो माने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में इस लिंक रिएक्शन के दौरान इसमें क्या क्या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है। एक तो एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है, डिहाइड्रोजिनेज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर डीकार्बोक्सिलेज का इस्तेमाल होता है जो कार्बन को निकालने में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज करने में मदद करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज का इस्तेमाल होता है, और ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, मैग्नीशियम +2 आयन, लिपोइक एसिड एंड थियामीन पायरोफॉस्फेट, दैट इज TPP। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। तो तीन तरह के एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज, डीकार्बोक्सिलेज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, और ये एसोसिएटेड किससे होता है, मैग्नीशियम +2, लिपोइक एसिड और थियामीन पायरोफॉस्फेट यानी TPP। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस लिंक रिएक्शन का। लिंक रिएक्शन में देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका, दिस स्टेप ऑफ एसिटिल कोए फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेटवे स्टेप। इसे हम गेटवे स्टेप या इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज, ध्यान दो क्यों कहते हैं, बिकॉज इट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस। देखो जो मैंने बताया है वही पॉइंट सिर्फ मेंशन कर रहा है, ठीक है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ। तो इट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। भाई फैट है तो उसको भी एसिटिल कोए में कन्वर्ट होना है, प्रोटीन अगर है तो उसको भी एसिटिल कोए में कन्वर्ट करना है क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन, या इसे हम गेटवे स्टेप कहते हैं। क्लियर है इतना बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोए बना तो एसिटिल कोए से फिर वापस पायरुविक एसिड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेस में होता है। टू प्रोड्यूस, इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या बन रहा था, देखो 2NAD से 2NADH2 बन रहा था। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था। 2 कार्बन, देखो 6 कार्बन पायरुविक एसिड वाला, जिससे 4 कार्बन 2 एसिटिल कोए बन रहा था, तो 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा था। और साथ में एज ए प्रोडक्ट 2 एसिटिल कोए बन रहा था। और यही एसिटिल कोए इस्तेमाल हो रहा था किसमें भाई, यही इस्तेमाल हो रहा था क्रेब्स साइकिल में। किस में इस्तेमाल हो रहा था, क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल हो रहा था। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक आप पॉइंट समझ लिए होंगे, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो क्रेब्स साइकिल समझ लिए, लास्ट पॉइंट देखिए इसका, एंड दीज 2NADH2 ऑन ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये NADH2 जो है
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ऑक्सीडाइज होता है, जो आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक NaDH2, ये याद कर लीजिए, आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो एक NaDH2 देखो, 1 NaDH2 प्रोड्यूस 3 ATP while 1 FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP। इसे याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो 2 NaDH2 निकल रहा है, यहाँ बन रहा है, तो 2 NaDH2 से कितना ATP बनेगा? 6 ATP। यानी कोई आपसे पूछे कि लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है, तो 6 ATP इक्विवेलेंट एनर्जी निकलती है। ATP सीधे यहाँ नहीं बन रहा, ध्यान रहे, यहाँ बन रहा है 2 NaDH2, लेकिन ये जो 2 NaDH2 जब ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होगा तो 6 ATP इक्विवेलेंट, आप या कह सकते हो कि 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना बात? तो ये आपका लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन के पॉइंट्स हो गए। तो ये आपका लिंक रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लिंक रिएक्शन में देखो जो आपको ध्यान रखना था, मेन जो पॉइंट, वो बात को बस इतना चीज़ अगर आपको ध्यान है तो लिंक रिएक्शन पूरा आपको क्लियर है कि लिंक रिएक्शन के दौरान ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना था वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोए में, और इस एसिटिल कोए में कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान 2 NAD 2 NaDH2 में कन्वर्ट होता है, और ये 2 NaDH2 को अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं तो इस 2 NaDH2 से 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी तुरंत नहीं, ये ETS में होगा, ठीक है। यानी कोई पूछे कि लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP का प्रोडक्शन होता है, 6 ATP, लेकिन कब? जब इस लिंक रिएक्शन वाला NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे NaDH2 इस्तेमाल होता है, ये आगे पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका लिंक रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका एसिटिल कोए इस्तेमाल होता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। किसमें इस्तेमाल होता है? क्रेब्स साइकिल में। तो ये लिंक रिएक्शन क्या कर रहा है भाई, यहाँ ऊपर आपका ग्लाइकोलिसिस था, तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? यही आपका लिंक रिएक्शन। कौन कर रहा है? लिंक रिएक्शन। इसीलिए हम लिंक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? गेटवे रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में एंट्री का आप कह सकते हैं गेटवे है ये, क्लियर है। तो ये आपका बच्चों कंप्लीट हो गया लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स साइकिल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का क्रेब्स साइकिल है, तो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।